तो आपको पूरे 5 डेज में पूरा फुल सिलेबस को फास्टली रिवीजन करने होंगे। तो अब आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। खास करके सेल साइकिल वाले जितने भी फिगर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कोशिश करना सेल साइकिल वाले सारे फिगर्स को अच्छे से ध्यान में रखने की। तो अब 3 दिन बचे हुए हैं और पूरा सिलेबस को रिवाइज करने हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं 3 चैप्टर निपटा के जाऊँगा, जिसके वजह से मुझे उस जगह से प्यार हो गया और मैं कंसिस्टेंटली उस काम को करते गया। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी से बचे हुए दिनों में कैसे आप बायोलॉजी को 3 बार रिवाइज कर लें। अब ये 3 बार बायोलॉजी को क्यों रिवाइज करना जरूरी है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो याद नहीं रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा जिसको मैंने यूज किया था अपने ड्रॉप ईयर में, और मैंने 340 स्कोर किया था नीट बायोलॉजी में, और जिसके वजह से आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ और अभी मैं एक 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। और जिनके मार्क्स अभी तक बायोलॉजी में 200 पे ही अटका हुआ है, 300 क्रॉस भी नहीं कर पाया है, उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप 300 प्लस तक आ सकते हो। और अगर आप 3 बार रिवाइज कर लोगे देन मैक्सिमम चांस है कि आप 350 प्लस स्कोर कर दोगे बायोलॉजी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी में 350 प्लस स्कोर करना क्यों जरूरी है, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है। पिछला साल के हाई कंपटीशन उसमें बहुत सारे बच्चे 300 प्लस स्कोर किए थे, बट उनका बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स नहीं होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हो नीट 2025 में सिलेक्शन लेना, देन आपको इस साल अच्छा से प्रिपेयर करना होगा अपना बायोलॉजी को और 350 प्लस स्कोर करके ही आना होगा। तो अभी लगभग आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं और इस पूरे 20 दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पार्ट रहेगा 12 दिनों का, सेकेंड पार्ट रहेगा 5 दिनों का, थर्ड पार्ट रहेगा 3 दिनों का। और इन तीनों पार्ट में सबसे पहला 12 दिनों में, उसके बाद 5 दिनों में, उसके बाद 3 दिनों में, आप तीनों बार पूरा स्मार्ट वे में आप पूरा सिलेबस को इजीली रिवाइज कर लोगे 3 बार। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पे, जो कि होगा 12 दिनों का। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि 12 दिनों में इजीली आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, देन आपको पूरा सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करने होंगे। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। आप टेंशन मत लो, बस इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आपको पूरा बायोलॉजी के चैप्टर्स 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। सबसे पहला पार्ट होगा टफ, सेकेंड नंबर पे होंगे मीडियम, थर्ड नंबर पे होंगे इजी। तो आपको सबसे पहले टारगेट करने हैं टफ चैप्टर्स को, उसके बाद मीडियम चैप्टर्स को, और सबसे लास्ट में इजी चैप्टर्स को टारगेट करना है। और जिनको पता नहीं है कि मेरा कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा चैप्टर मीडियम है, कौन सा चैप्टर इजी है, तो उनको बस एक काम करना है। अगर आप पिछले 5-6 टेस्ट पेपर को एनालाइज करोगे, देन आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो वो चैप्टर्स आपके लिए टफ हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि मेरा ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन की वजह से गलत हो रहा है, मैं इसको जान तो रहा हूँ बट इसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो चैप्टर्स आपके लिए मीडियम चैप्टर्स में आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे डिसाइड कर लूंगा कि मेरे लिए ये इजी चैप्टर्स है, तो आपको सेम टेक्निक्स को यूज करने हैं कि मेरे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके क्वेश्चंस मैं हर एक बार सही करके आता हूँ। हाँ, एक आध बार चांस है कि गलत हो सकता है, और वो गलत इसलिए हो रहा होगा कि आप जल्दबाजी में टिक मार दे रहे होगे बिना पढ़े क्वेश्चंस को, ट्रू फॉल्स में गलती कर दे रहे होगे, नोट को पढ़ना भूल जा रहे होगे, या तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा होगा आपको। तो इतना चलेगा यार, 10 बार में से 1 बार अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 90% एक्यूरेसी आ रहा है उस चैप्टर से, मतलब वो चैप्टर आपके लिए इजी चैप्टर्स हैं। और एक और तरीका है, जब मैं अपने प्रिपरेशन कर रहा था नीट का, तब मेरे सर बोला करते थे, अगर मैं आपको निंद्रा अवस्था से उठाऊं रात को 2 बजे और पूछूं बेटा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आप आंख बंद किए हुए ही आंसर दे रहे हो, देन इसका मतलब वो चैप्टर्स आपके लिए इजी चैप्टर्स है। तो भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, पेन कॉपी निकालिए महाराज और काम करना स्टार्ट कीजिए। पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। महाराज अगर आप इतना कष्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे आप नीट में सिलेक्शन ले पाइएगा। अगर ये पॉसिबल होता कि मैं आपका टेस्ट पेपर को देख लेता, उसका एनालिसिस कर लेता, तो मैं आपको बता देता कि आपका ये चैप्टर्स वीक है, ये चैप्टर्स इजी है, ये चैप्टर्स मीडियम्स है। बट ये पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट तो हूँ नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट हो जाऊं व्हाट्सएप के थ्रू, देन आप इस बात को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपसे पर्सनली कनेक्ट होने की। अब हम लोग वापस आते हैं उस 12 दिन के टारगेट्स में, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करने हैं। 12 दिन मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पूरा चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं। तो आपको इस 12 दिन में पूरे एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, एक भी लाइन को मिस नहीं करने हैं और उसको अंडरलाइन करते जानी है, ठीक है।
उसमें आपको ये अंडरलाइन करनी है कि मैं किस चीज़ को बार बार भूल रहा हूँ। उसको आप रेड पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेटाफेज को मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, क्रोमोसोम को मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है। अब मैं आपको रेड पेन से क्यों अंडरलाइन करने बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी आपको फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट करने हाईलाइटर से, या तो आप किसी भी पेन से हाईलाइट कर सकते हो, ब्लू या ग्रीन से। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि मैंने ग्रीन पेन से भी हाईलाइट किया हुआ है और हाईलाइटर वाले तो चमक ही रहे हैं। अब फर्स्ट रीडिंग में तो लाइन बाय लाइन पढ़ने आपको मैंने बता दी। अब आप देख रहे हो कि मैंने फिगर्स को भी अंडरलाइन किए हुए हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना, फिगर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। पिछला साल के क्वेश्चन देखोगे तो फिगर से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि फिगर्स को अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, खास करके सेल साइकिल वाले जितने भी फिगर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कोशिश करना सेल साइकिल वाले सारे फिगर्स को अच्छे से ध्यान में रखने की कि कौन सा माइटोसिस का है, कौन सा मियोसिस का है। इसमें बहुत भयानक कंफ्यूजन होता है। अब आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पेंसिल से कुछ कुछ लिखा है, VVI क्वेश्चंस करके। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि आपको वीडियो के आगे बताया जाएगा। तो आपको सबसे पहले टफ चैप्टर्स को रिवाइज करने हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे पहले टफ चैप्टर्स को रिवाइज करने हैं, नहीं, मैं तो इजी चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। अरे मेरे चुन्नू लाल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर आप 12 दिनों में पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाओगे तो कम से कम आपके टफ चैप्टर्स तो रिवाइज हो जाएंगे। और आपको डर किस चैप्टर से लग रहा है ये बताओ आप। ऑब्वियस सी बात है कि आपको टफ चैप्टर्स और मीडियम चैप्टर से डर लग रहे होंगे, क्योंकि उसी से आपका बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है कि मेरा 350 प्लस आएंगे कि नहीं। तो मैं आपको इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी आपको टफ चैप्टर्स पे फोकस करने हैं। जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके लिए एक वार्निंग साइन। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये ट्रेंड चलाएंगे कि मैं टॉप 1000 क्वेश्चन दूंगा, उसी से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो भाई मैंने इस चक्कर में 3 साल बर्बाद किया है अपने। इससे जरूर फायदा होगा, आपके 250 मार्क्स आएंगे, 300 मार्क्स आएंगे। बट अगर आपको 350 प्लस चाहिए देन आपको NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ने ही होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये डिसाइड कर लेना कि मुझे 250 मार्क्स चाहिए या 350 प्लस चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि होगा आपका 5 डेज का। ठीक है, तो आपको पूरे 5 डेज में पूरा फुल सिलेबस को फास्टली रिवीजन करने होंगे। तो अब आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ वो पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ाई करने बैठोगे देन आपको कोई फायदा नहीं होने वाली है। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब आपको ये पूरे पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर बस अंडरलाइन किए होंगे वही पार्ट को पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट किए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक एक लाइन पढ़े जा रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाले हैं लास्ट के 5 डेज में। तो आपको क्या करने हैं, इन सारी चीज़ों को स्किप करने हैं, जो अंडरलाइन किए होंगे उसी पार्ट को बस पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि कैसे आप पूरा सिलेबस को 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इन 5 डेज में भी कोशिश करना टफ चैप्टर्स को निपटाने की और मीडियम चैप्टर्स को निपटाने की, और इजी चैप्टर्स का कोशिश कीजिएगा बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छा से याद करने की, और उससे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं करना है। इजी चैप्टर्स के लिए तो आप टेस्ट दे ही रहे हो, उसका एनालिसिस कर ही रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेने हैं। एक पॉइंट और इजी चैप्टर्स के लिए कि आप जो भी पॉइंट को अंडरलाइन किए होंगे, जो भी लाइन को अंडरलाइन किए होंगे, जो भी पैराग्राफ को अंडरलाइन किए होंगे, उसको कोशिश कीजिएगा निपटाने को सबसे पहले एक चैप्टर में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो अगर वो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है देन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास टाइम है तो उस पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेने की। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो अभी तक आपने बायोलॉजी को पूरा 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, पूरा फुल सिलेबस का, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा। अब आप सोचो कि एग्जाम से 3 दिन पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो आप नीट 2025 में फोड़ के नहीं आओगे, और आप इस हाई कॉन्फिडेंस में बायोलॉजी को तो उड़ाओगे ही, साथ ही साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी उड़ा दोगे। तो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी कॉन्फिडेंस, और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपका नीट 2025 किसी भी हालत में क्रैक करवा दूं। तो अब हम लोग आते हैं पार्ट 3 में। तो अब 3 दिन बचे हुए हैं और पूरा सिलेबस को रिवाइज करने हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, टेंशन मत लो। तो देखो, ये है चैप्टर्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला। तो ये है टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, हार्ट
दी मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। तो इसमें से आप क्या क्या भूल सकते हो? मेजोडर्मली को सिचुएटेड कहाँ पे? थोरैसिक कैविटी। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड पेन से, क्योंकि मैं उस टाइम बार बार भूल जाता था इस चीज़ को कि हार्ट मेजोडर्मली ड्राइव्ड है कि इक्टोडर्म है कि इंडोडर्म है। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ किस चीज़ से? रेड पेन से। तो अब मुझे लास्ट के 3 डेज में बस ये रेड वाले अंडरलाइन पार्ट सारे रिवीजन करने हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स है उसको पढ़ने नहीं है। तो आप मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लोगे एक चैप्टर्स को रिवाइज करने में। देन आप इस हिसाब से 3 दिन में इजीली पूरा चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, पूरा फुल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं एक बार और। अब एक बोनस पॉइंट, बहुत सारे लोग एनिमल किंगडम्स के एग्जाम्पल भूल रहे होंगे, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल भूल रहे होंगे। तो इन सारे चैप्टर्स को एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेने हैं, रात को जरूर पढ़ने इन सारे चैप्टर्स को। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप एक पेज लीजिए, उसमें हर एक चैप्टर्स का जो सबसे ज़्यादा टफ लगता होगा लाइन, और आप जिस एग्जाम्पल्स को बार बार भूल रहे होंगे उसको कोशिश कीजिए एक पेज में लिख लेने की। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको लास्ट 3 डेज में पूरा चैप्टर रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने जाओगे देन आप पूरा फुल सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाओगे। और क्या सिर्फ नीट में एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? तो इसका आंसर नहीं है, हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर को मास्टर करना है। देन अगर आप ये डिसाइड करके रखोगे अभी से कि मुझे क्या रिवीजन करने हैं इस चैप्टर में, देन सोचो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा लास्ट टाइम में। और आप अपने प्रिपरेशन को जितना इजी बनाओगे लास्ट टाइम में, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में, और अब मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने लास्ट के 20 दिनों में पढ़ाई की थी। तो मैं डेली लगभग 5:30 में उठ जाता था और छत पे चला जाता था, और छत पे मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी लेते जाता था, और मैं टाइमर लगाता था 45 मिनट्स की कि मुझे एक चैप्टर्स को 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देने हैं। और मैं नीचे तभी उतरता था जब मैं 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करके आता था। तो आप भी इस आइडिया को यूज कर सकते हो। और मैं कोशिश करता था कि मैं बोल बोल कर पढूं। अब ऐसा क्यों करता था? ताकि मेरा कंसंट्रेशन पूरा बुक पे रहे, एक एक शब्द पे रहे, क्योंकि एक एक शब्द से क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी बायोलॉजी में। और मैं छत पे इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ से मैं रिलेशन बिल्ड करना चाहता था कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं 3 चैप्टर निपटा के जाऊँगा, जिसके वजह से मुझे उस जगह से प्यार हो गया और मैं कंसिस्टेंटली उस काम को करते गया। एंड दूसरा बेनिफिट होगा जो आपको छत पे जाने की, कि आपको नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहले आपको सनलाइट्स मिलेंगे जो कि आपको विटामिन डी देंगे और आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाएगा। और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। मुझे याद है जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त मुझे 6 फ्लोर चढ़ने होते थे सीढ़ियों के द्वारा, और तब जाके मुझे छत मिलती थी। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज मेरे लिए होता था सुबह उठना, उसके बाद सेकेंड चैलेंज होता था उस सीढ़ियाँ को चढ़ना, एंड थर्ड चैलेंज मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके ही नीचे आनी है। और ये सारे चैलेंजेस मैंने खुद क्रिएट किया था, जिसके वजह से मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आने लगी थी, मुझे इस प्रिपरेशन में एंजॉय आने लगी थी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसी साल मैंने नीट को क्रैक किया और आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं एम्स दिल्ली में तो नहीं हूँ, बट मैंने अपना ड्रीम को पूरा किया। मेरा जो एमबीबीएस करने की सपना थी उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। अब जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप नीट को क्रैक करना चाहते हो। और मेरा भगवान से दुआ है कि आपका नीट क्रैक हो जाए। अभी का जो समय है इसमें अगर आप मेहनत कर लोगे, देन अगर अभी आप बॉर्डर लाइन पे भी होंगे तो भी आप नीट को क्रैक कर सकते हो। बस अपने मेहनत के ऊपर बिलीफ रखना, अपने ऊपर बिलीफ रखना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगवान के ऊपर बिलीफ रखना, अल्लाह के ऊपर बिलीफ रखना। आप सारे लोग जिनको भी मानते हैं उनके ऊपर बिलीफ रखना, सब अच्छा होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के ऊपर बनाऊंगा या तो फिर ऑर्गेनिक के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे आप 20 दिनों में ऑर्गेनिक को मास्टर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखो आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जिनको पर्सनली कनेक्ट होना है हमसे, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखो।